मैं एक बात बार बार सुनता हूं कि इजराइल या रशिया होना आसान नहीं। हम उनके हथियार तो ले लेंगे पर उनके जैसा माइंडसेट कहां से लाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में, हमारे व्यवहार में एक मूलभूत अंतर है। इजराइल पर चाहे कितना ही बड़ा हमला क्यों ना हो जाए, लोग सरकार पर सवाल नहीं उठाते, सरकार की गलतियां नहीं ढूंढते, चाहे उनका इंटेलिजेंस फेलियर क्यों ना हो जाए। लोग एक साथ खड़े रहते हैं। उनको पता है कि युद्ध एक प्राइम टाइम मुद्दा नहीं है, बल्कि युद्ध एक सर्वाइवल है। अगर नहीं लड़ेंगे तो मिट जाएंगे। 7 अक्टूबर का हमला हो या म्यूनिक का हमला, लोगों ने सालों साल इंतजार किया। म्यूनिक के हमले का तो लोगों ने दशकों तक इंतजार किया। म्यूनिक का मैं आपको बता दूं, 1972 में जब ओलंपिक थे जर्मनी के अंदर, तो पैलेस्टीन टेररिस्टों ने इजरायलियों को ढूंढ ढूंढ के मारा। उसके बाद कई साल लग गए, कई दशक बीत गए, पर इजरायलियों ने एक एक पैलेस्टीन टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर मारा। वो जिस भी देश में थे उस देश में जाकर मारा। और 7 अक्टूबर का बदला तो आज तक चल रहा है। अभी भी ढेरों इजरायली गाजा में कैद हैं। यकीन मानिए, इजराइल अगर गाजा को निस्तो नाबूद भी कर देगा ना, तो भी पैलेस्टीनी टेररिस्टों के लिए उनके प्रति नफरत खत्म नहीं होगी। वो यहूदियों के लिए तब भी अपने अंदर उसी नफरत को रखेंगे। इजराइल में 2 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना पड़ता है, कम से कम 2 साल के लिए। इसके बाद अगर आप सर्विस देना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, पर उस दौरान आपको सैलरी दी जाएगी और उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद ना तो आपको पेंशन मिलती है, ना ही कुछ और। हाँ, सरकार की तरफ से सहयोग जरूर मिलता है ताकि आप गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ पर भी एक योजना लागू की गई थी, अगर आपको याद हो तो, अग्निवीर योजना। पर उसके प्रति लोगों का क्या रुझान था वो आपने देखा ही। तो कृपया कर बार बार अपने आप को इजराइल से कंपेयर करना बंद करें। अब चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया पर यूक्रेन ने आक्रमण किया, उसके बाद अमेरिका की वजह से बहुत सारे रशिया पर सैंक्शन लगे। चाइना और इंडिया ने कहीं ना कहीं बैकएंड में जाकर के सपोर्ट भी किया। आपको याद होगा कैसे रशिया को रातों रात इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से निकाल दिया गया। स्विफ्ट सिस्टम बंद कर दिया, मास्टर कार्ड बंद कर दिया गया, वीजा बंद कर दिया गया। लोग ना तो अपना पैसा कहीं भेज सकते थे, ना अपना पैसा निकाल सकते थे। उनको आर्थिक रूप से पंगु बना दिया गया। और रूस में कार्यरत हजारों कंपनियों ने तुरंत काम बंद कर दिया था। आप जो भी काम करते हैं लैपटॉप पर, फोन पर, आपकी सारी एप्स बंद हो जाएं। पर क्या उसके बावजूद भी आपने क्या रूस की जनता को अपनी सरकार पर उगलते हुए देखा? नहीं देखा होगा। और उसके बाद रशिया ने तुरंत टर्न अराउंड किया और देश को अलग थलग होने के बावजूद भी ग्रो करके दिखाया। अब बात करते हैं भारत की। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने खुले मन से पाकिस्तान को चुनौती दी और कहा कि हम आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारेंगे। वो जहां भी होंगे, पाताल में भी छुपे होंगे, तो वहां से निकाल कर मारेंगे। किसी भी सैन्य अभियान के लिए जरूरी होता है उसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 2 तरीके के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। मतलब बहुत दूर का ऑब्जेक्टिव, जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारे को वापस लेना, ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे कि इजराइल के लिए गाजा को वापस लेना। वो 2.5 साल से युद्ध लड़े जा रहे हैं गाजा की जमीन को वापस लेने के लिए, पर क्या उन्हें अभी तक मिली? पर उनमें पेशेंस है, हमें भी रखना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि अभी अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और ईरान से जो अभी अटैक हुआ है उस पर भी लगातार बैकफायर करता जा रहा है। तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। इंडिया ने भी ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसा ही किया, पर इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ वो पहले जितने भी हमने स्ट्राइक्स किए या जितनी बार भी हमने जवाब दिया उससे कहीं ज्यादा बढ़ के था। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने IC-814 जो प्लेन हाईजैक हुआ था उसका बदला लिया। इसके अलावा हमने संसद पे जो हमला हुआ उसका बदला लिया। 26/11 भूल गए हो तो बता दूं, मुंबई पर अटैक, उसका बदला लिया। इसके अलावा पठानकोट का बदला लिया। छोटे मोटे जो आतंकवादी हमले होते रहते थे पहले, उसका बदला लिया। कैसे? हमने उन सभी सरगनाओं के सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया, और जो वो न्यूक्लियर की धमकी देते थे उस ठिकानों पर भी हमने हमला किया और उस पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया। पर हम लोगों को अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसी मुद्दे पे बात करनी है, उसे वापस लेना है, तो हमें इजराइल और रशिया जैसा बनना पड़ेगा, अपनी सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इंटरनेशनल मुद्दों पर आप सरकार से
दूर नहीं भाग सकते, आप सरकार की निंदा नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मुद्दों पर जब तक आपकी सरकार करारा जवाब दे रही है, आप सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप बात करते हैं डोमेस्टिक मुद्दों पे, तो आप उस पर निंदा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का डोमेस्टिक लेवल पर अपना एक अलग रिस्पॉन्स होता है। और वो मुद्दे जो होते हैं हमारे घरेलू मुद्दे हैं, उस पर हमारी बहस होनी भी चाहिए, विपक्ष उसमें स्ट्रांग होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्ट्रांग अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज डिक्टेटरशिप आ सकती है। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, अगर वो अपनी मोनोपोली बना लेगी तो वो डिक्टेटरशिप में आ जाएगी। तो इसलिए एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। बट इंटरनेशनल मुद्दों पर हम क्रिटिसाइज ना करें, अपने अपने देश को जो है हम एकजुट बना के रखें, अपने देश की एकता को बना के रखें, खासतौर पे जब जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, पर देश जो है यही रहेगा। और ये देश जो जिसके लिए हम ये कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो बिल्कुल ये बात सच है कि इतने सालों चाहे हम गुलाम रहे किसी न किसी वजह से, पर ये हस्ती मिटेगी नहीं। और जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो हम वापस लेके रहेंगे और डिफेंस फोर्सेस उस पर काम करती रहेंगी। समय लगेगा, पर इंतज़ार करिए, ज़रूर मिलेगा।